अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आप बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। आज जो मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं या बताने वाला हूं, चैप्टर नंबर जो आपका है 7 और चैप्टर नंबर 8, यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल बुक के अंदर मौजूद है या आपके बोर्ड के इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं, आज मैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल करूंगा, आप तमाम बच्चे को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आपके अक्सर आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, आज मैं उन्हीं तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आप तमाम बच्चों को बताऊंगा, आप तमाम बच्चे के सामने हल करेंगे। आप तमाम बच्चों से मैं एक आग्रह करता हूं और आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और इसको शेयर भी बहुत कम करते हैं। आप तमाम बच्चे जब मुफ्त में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं तो इतना जरूरी है कि हम जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बात ना समझ में आए तो कमेंट कर कर पूछे कि फला चीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है ये आपका? चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7, आइए ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। टोबा टेक्सिंग किस शय का नाम है? क्या पूछ रहे हैं? टोबा टेक्सिंग किस शय का नाम है? ऑप्शन अलिफ है एक पागल, बा है एक मकाम और जीम है एक शय और दाल है एक डायरेक्टर। तो टोबा टेक्सिंग किस शय का नाम है? टोबा टेक्सिंग जो है एक पागल का नाम है। ठीक है, दूसरा देखिए, पागल खाना के वो हिंदू और सिख पागल कहां भेजे जा रहे थे? यानी पागल खाना के अंदर पूछ रहे हैं जो हिंदू और सिख पागल थे वो कहां भेजे जा रहे थे? ऑप्शन अलिफ है पाकिस्तान, बा है हिंदुस्तान, जीम है अफगानिस्तान और दाल है अफगानिस्तान। तो पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहां भेजे जा रहे थे? वो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, उस पागल का नाम बताए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था आप तमाम बच्चों को बताया था, वही पूछ रहे हैं कि उस पागल का नाम बताए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। ऑप्शन अलिफ है मोहम्मद वली, बा है मोहम्मद अली, जीम है मोहम्मद नकी और दाल है मोहम्मद तकी। तो उस पागल का नाम बता जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम मोहम्मद अली था। ठीक है, आगे देखिए, टोबा टेक्सिंग का असल नाम क्या था? यानी आपके चैप्टर के अंदर टोबा टेक्सिंग जो आया है पूछ रहा है कि उसका असल नाम क्या था। ऑप्शन अलिफ है बेशन सिंह, बा है फतेह सिंह और दाल है मैक सिंह और जी में मैक सिंह और दाल है किशन सिंह। तो टोबा टेक्सिंग का असल नाम क्या था? इनका जो असल नाम है वो बेशन सिंह था। क्या था? बेशन सिंह। ठीक है, आगे आइए, आगे देखिए, टोबा टेक्सिंग की मौत किस जगह पर हुई थी? आपके बुक के अंदर मैं बताया था कि टोबा टेक्सिंग की मौत कौन सी जगह पर हुई थी। ऑप्शन अलिफ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी जगह, बा है पेड़ पर, जी में छत पर और दाल है गोद में। तो टोबा टेक्सिंग की मौत किस जगह हुई थी? टोबा टेक्सिंग की मौत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी जगह पर। ऑप्शन अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, आगे आइए, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी? यानी जो पेड़ पर पागल चढ़ा हुआ था पूछ रहे हैं वो किस मसले पर तकरीर शुरू की थी? ऑप्शन अलिफ है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर, बा है मुआश के मसले पर और जी में सियासत पर और दाल है समाज पर। तो पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी? पेड़ पर चढ़े पागल ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर शुरू की थी। ऑप्शन अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, आगे आइए, अपने आप को खुदा कहने वाले पागल टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज हो गया था? क्या पूछ रहे हैं? अपने आप को खुदा कहने वाले पागल टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज हो गया था? ऑप्शन अलिफ है हुक्म ना देने पर, बा है खाना ना देने पर, जी में जगह ना देने पर और दाल है सो जाने पर। तो अपने आप को खुदा कहने वाले पागल टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज हो गया था? वो हुक्म ना देने पर नाराज हो गया था। ठीक, ऑप्शन अलिफ आपका परफेक्ट। आगे आइए,
पागल खाने के वो लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था, किस परेशानी में गिरफ्तार थे। यानी पागल खाने में कुछ ऐसे कैदी थे जो बिल्कुल सही सालिम थे, लेकिन वो किस परेशानी में गिरफ्तार थे, मैंने बुक के अंदर बताया था। तो ऑप्शन अलिफ है कि वो अब किस मुल्क में है, बा है अब कहां जाए, और जीम है अब क्या करे, और दाल है हमारा क्या होगा। तो पागल खाने के वो लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था, किस परेशानी में गिरफ्तार थे कि वो अब किस मुल्क में है। ठीक, आगे आइए, देखिए नौमा क्या है। टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल किस तरह तैयार होता था। यानी टोबा टेक सिंह जब उसके कैद खाना के अंदर उससे कोई शख्स मुलाकात करने के लिए आते तो वो किस तरीके से तैयार होता था। ऑप्शन अलिफ है नहाता और अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन करता, बा है खूब खाता, जी में खूब हंसता, और दाल है खूब रोता। तो टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल किस तरह तैयार होता था, वो जो है नहाता और खूब अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन करता। यानी जो उसके पास सबसे उम्दा और बेहतरीन लिबास होता वो उसी को पहनता था। ठीक, 10वां देखिए, सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कब हुई थी। यह सवाल वीवीआई क्वेश्चन यानी अहम है। यानी जो चैप्टर के मुसन्निफ और राइटर होते हैं, कब पैदाइश हुए और उनकी कब वफात हुई और कहां पैदा हुए, इसको अच्छी तरीके से आप तमाम लोगों को जेहन नशी करना है। ठीक है, तो सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन अलिफ है 11 मई 1910 को, बा है 11 मई 1911 को, और जी में 11 मई 1912 को, और दाल है 11 मई 1913 को। तो सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कब हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी 11 मई 1912 को। ठीक, आगे आइए, सआदत हसन 11वां है आपका। सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कहां हुई थी। ऑप्शन अलिफ है लुधियाना, बा है कैराना, और दाल जीम है अलीगढ़, और दाल है लखनऊ। तो सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कहां हुई थी। इनकी पैदाइश लुधियाना में हुई थी। ठीक, आप देखिए 12वां, मिंटू के वालिद का नाम क्या था। यानी सआदत हसन मिंटू जो है पूछ रहे उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था। ऑप्शन अलिफ है ख्वाजा गुलाम हसन, बा है ख्वाजा कलाम हसन, और जी में ख्वाजा दार हसन, और दाल है और ख्वाजा अहमद हुसैन। तो मिंटू के वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम जो है ख्वाजा गुलाम हसन था। क्या था इनके वालिद का नाम। इनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। ठीक, अब आइए 13वां, मिंटू के वालदा का क्या नाम था। ऑप्शन अलिफ है जहां बेगम, बा है नूर जहां बेगम, जी में सरदार बेगम, और दाल है अफशा बेगम। तो मिंटू के वालदा का नाम क्या था। इनके वालदा का नाम सरदार बेगम था। ठीक, आगे आइए, देखिए 14वां क्या है। मिंटू के पहले अफसाने के मजमुआ का नाम क्या था। यानी मिंटू ने जो सबसे पहले अफसाना लिखा था, अफसाना का मजमुआ, उसका नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन अलिफ है आतिश पारे, बा है नमरूद की खुदाई, और जी में सियाह हाशिए, और दाल है सड़क के किनारे। तो मिंटू के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या था। इनके पहले अफसानवी मजमुए का नाम जो था आतिश पारे। ऑप्शन अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, आगे आइए 15वां, मिंटू की वफात कब हुई थी। यानी ये कब इंतकाल किए थे। ऑप्शन अलिफ है 18 जनवरी 1953, या 18 जनवरी 1954, या 18 जनवरी 1955, या 18 जनवरी 1956। तो मिंटू की वफात कब हुई थी। मिंटू की वफात जो हुई थी 18 जनवरी 1955 में। ठीक है, ऑप्शन जी में आपका परफेक्ट। समझ गए। अब आपके चैप्टर नंबर 7 के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। आप जो सब्जेक्टिव इनके अंदर है, जो आपके अक्सर बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उन्हीं सब्जेक्टिव को अब हम हल करेंगे। ठीक, आइए देखिए सबसे पहला क्या है। टोबा टेक सिंह किस शय का नाम है। मैंने जब सबक पढ़ा रहे थे आप तमाम बच्चों को उस वक्त बताया था टोबा टेक सिंह गांव का नाम था, लेकिन टोबा टेक सिंह जब अपने गांव से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे तो लोग उसको टोबा टेक सिंह कहने लगे। तो इसका असल नाम क्या था, बिशन सिंह। पूरे टोबा टेक सिंह किस शय का नाम है, तो टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। ठीक है, आगे देखिए लाहौर के पागल खाने के हिंदू और सिख कहां भेजे जा रहे थे। क्या पूछ रहे हैं, लाहौर के पागल खाने के हिंदू और सिख कहां भेजे जा रहे थे, तो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए उस पागल का नाम बताए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। क्या पूछ रहे हैं, उस पागल का नाम बताए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का नाम ऐलान किया था। उस पागल का नाम मोहम्मद
अली था। क्या था उस पागल का नाम? उस पागल का नाम जो है मोहम्मद अली था। आगे देखिए, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? तो टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या पूछ रहा है? टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? इनका जो असल नाम है बेशन सिंह है। आगे देखिए, टोबा टेक सिंह की वफात किस जगह पर हुई थी, यानी इसकी वफात कहां हुई थी? तो टोबा टेक सिंह की वफात जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नामो निशान नहीं था, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नामो निशान नहीं था, वहां टोबा टेक सिंह की वफात हुई थी। ठीक, आगे देखिए, पागल खाने के बहामी तबादले के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया था? यानी पागल खाना के बहामी तबादले के लिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान में रहे हैं उसे पाकिस्तान भेजा दिया जाए, और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख पागल रह रहे हैं उसको हिंदुस्तान भेजा दिया जाए। तो इसी यही फॉर्मूला इख्तियार किया था। पागल के बहामी तबादले के लिए यह फॉर्मूला अपनाया गया था कि कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाना में है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए, यानी उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए। ठीक, आगे देखिए, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी? यानी जो पागल पेड़ पर चढ़ा हुआ था, पूछ रहे कि उन्होंने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी, वो पेड़ पर चढ़कर क्या कह रहा था। ठीक है, तो उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में और ज्यादा पागल हो गया था, और हर वक्त झाड़ू देने लगा, और झाड़ू देते देते एक दिन एक दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा। तकरीर का मौजू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाजुक मसला था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया, और जरा जरा धमकाया गया तो वो बोला, ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं चाहता हूं कि मैं उसी दरख्त पर रहूं। यानी पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल नाजुक मसले पर इन्होंने तकरीर करना शुरू कर दिया गया था। और वो कहा, सिपाही ने जब धमकाया तो उन्होंने कहा कि मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में रहना चाहता हूं, बल्कि हम इसी पेड़ पर रहेंगे। ठीक है, आगे आइए। टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह तैयार होता था? मैंने बता दिया कि टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले तैयार होने का एहतमाम करता था, और हर महीने जब उसके रिश्तेदार उसके मिलने के लिए आते तो वो अपने चला जाता। चुनांचे वो अपने दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है, और उस दिन वो अच्छी तरह नहाता और खूब साबुन लगाता और सर में तेल मैल कर कंघी करता, और ऐसे कपड़े जो कभी इस्तेमाल करता उस दिन उसको निकाल कर पहन लेता, और उस सज धज कर मिलने वाले के पास जाता। अगर लोग कुछ पूछते तो वो खामोश रहता और पंजाबी जबान में कुछ बोल देता। यानी कहा, टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरीके से तैयार होता, यानी उसको पहले महसूस होता कि मेरा मुलाकात करने वाले आ रहा है, नहाता धोता अच्छा लिबास पहनता और उससे जाकर मिलता। अगर वो कोई बात पूछता तो बिल्कुल खामोश रहता, और अगर कुछ बोलता तो पंजाबी जबान में वो थोड़ा सा कुछ बोल दिया करता था। ठीक, आगे आइए। अब वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 3 नंबर के सवाल थे मैंने तमाम को बता दिया। अब चैप्टर नंबर जो है ये आपका है 8। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 क्या था? प्रॉमिस। मैंने आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 8 जो है वो प्रॉमिस है। तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? क्या पूछ रहे हैं? जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन अलीफ है 14 जुलाई 1934, बा है 14 जुलाई 1935, और जी में 14 जुलाई 1936, और दाल है 14 जुलाई 1937। तो जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश जो है 14 जुलाई 1936 को हुई थी। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है? जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई थी? कब हुई? तो 1936 में। और पूछ रहे आगे कहां इनकी पैदाइश हुई थी? तो देखिए ऑप्शन अलीफ है लखनऊ, बा है बदायूं, जी में अलीगढ़, और दाल है दिल्ली। तो जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई थी? बदायूं में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक, समझ गए इतना? आगे आइए। तीसरा, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताए।
यानी जिलानी वालों के बहुत सारे अफसाने आपके बुक के अंदर दिए गए। यहां एक अफसाने का नाम पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन अलिफ है प्रॉमिस, बा है परवान, जीम है नगमे का सफर और दाल है जुगनू और सितारे। तो जिलानी वालों के एक अफसाने का नाम क्या है? इनके एक अफसाने का नाम है प्रॉमिस। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए चौथा अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन अलिफ है जमशेदपुर, बा है ख्वाजाबी और जीम है खुर्शीद और दाल है अम्मू। तो अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार क्या है? अम्मू। ऑप्शन दाल आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, आगे आइए। 5 प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदार के नाम बताए। यानी प्रॉमिस अफसाने में किसके किसके किरदार को बयान किया गया है? यहां आपसे सिर्फ 2 किरदार के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन अलिफ है ख्वाजा बी हमीद, बा है बाप दादा, जीम है दोस्त पड़ोसी और दाल है मेहमान मेजबान। तो प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदार का नाम क्या है? इनके 2 किरदार का नाम जो है ख्वाजा बी और हमीद। कौन है? ख्वाजा बी जो थे अम्मी के खादमा और हमीद जो है वो अम्मू के लड़के का नाम है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। नंबर 6 कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? क्या पूछ रहे हैं? यानी कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? ऑप्शन अलिफ है ख्वाजा बी, बा है हमीद, जीम है अम्मू और दाल है जमशेद। तो कैंसर का मर्ज किसके सारा बदन में फैल गया था? वो अम्मू के सारा बदन में फैल गया था। ऑप्शन जीम परफेक्ट है। ठीक है, 7 देखिए ख्वाजा बी कौन थी? ऑप्शन अलिफ है खादिमा, बा है बहन, जीम है चची और दाल है दादी। तो ख्वाजा बी कौन थी? ख्वाजा बी जो है ये एक खादमा थी। ठीक है, ऑप्शन अलिफ आपका सही है। आगे देखिए 8 ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने कही थी? ऑप्शन अलिफ है बेटी ने, बा है बेबी ने और जीम है मालिकन ने और दाल है खादिमा ने। तो ये बात किसने कही थी? ये बात बेबी ने कही थी। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, आगे देखिए 9 अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? यानी अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? ऑप्शन अलिफ है जनाजे को कंधे देने के लिए, बा है अमेरिका जाने के लिए और जीम है मुलाकात के लिए और दाल है इंतजाम के लिए। तो अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? अम्मू ने अपने बेटे से यह प्रॉमिस लिया था कि वो हमारे जनाजे के चारों बेटे कंधा देंगे। ठीक, आगे आइए। 10वां अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। ये बात किसने कही थी? क्या है? अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन अलिफ है छोटी बहू, बा है बड़ी बहू और जीम है ख्वाजा बी और दाल है हमीद। क्या है? अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। बात किसने कही थी? ये बात जो है उनके बड़ी बहू ने कही थी। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, आगे देखिए 11वां अम्मू दुखी क्यों थी? यानी अम्मू जो है ये दुखी क्यों हो गई थी? दुखी क्यों थी? तो ऑप्शन अलिफ है बेटों को जाते देख लिया था, बा है रोते देख लिया था, जीम है हंसते देख लिया था और दाल है उनमें कोई नहीं। तो अम्मी दुखी क्यों थी? अम्मू दुखी इस वजह से थी कि बेटे को जाते उन्होंने देख लिया था। ठीक है, आगे आइए 12वां जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? क्या पूछ रहे हैं? जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? ऑप्शन अलिफ है 1957, बा है 58 और दाल है 59 और जी में 59 और दाल है 7। तो जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? 1959 में। ऑप्शन जीम आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक, आगे आइए 13वां जिलानी बानो की 2 अफसाने मजमूए का नाम बताए। यानी इनके अफसाने मजमूए का नाम आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है और यह पूछ रहा ऑब्जेक्टिव जिलानी बानो के 2 अफसाने मजमूए का नाम बताए। ऑप्शन अलिफ रात के मुसाफिर रोज का हिस्सा, या आबे हयात या नादिम, जी में आदम या इंसान, बा है दुनिया या आखिरत। तो जिलानी बानो के 2 अफसानी मजमूए का नाम क्या है? इनके 2 अफसानी मजमूए का नाम है रात के मुसाफिर। पहला रात के मुसाफिर और दूसरा रोज के हिस्से। यानी ऑप्शन अलीफ आपका परफेक्ट है। ठीक,
14वां देखिए, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? क्या पूछ रहे हैं? इनके वालिद मोहतरम का क्या नाम था? ऑप्शन अलीफ है अल्लामा हसन, बा है अल्लामा हैरत बदायूनी, जी में अल्लामा हसरत और दाल है अल्लामा हसन। तो जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का जो नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। ठीक है, आगे देखिए 15वां, कुल हिंद कौमी अवार्ड से किसे नवाजा गया था? ऑप्शन अलीफ है जिलानी बानो, बा है अजाम समीम और दाल है अहमद जमाल पाशा और दाल है सारत हसन मिंटू। तो कुल हिंद कौमी अवार्ड से किसे नवाजा गया था? वो जो है जिलानी बानो को नवाजा गया था। ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो मेरे प्यारे बच्चों इतने ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव से हल करेंगे और इसके बाद जो 3 नंबर के भी सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछते हैं, 15 नंबर का होता है, उसको भी थोड़ा बहुत हम आप तमाम बच्चों को बता देंगे ताकि आपको जो परेशानी है वो आसान के साथ हल हो जाए। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव जिलानी बानो की, तो क्या पूछ रहे हैं सब्जेक्टिव में? सबसे पहला क्या है? जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई? क्या है? जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बदायूं में हुई थी। कहां हुई थी? 14 जुलाई 1936 को बदायूं में जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताए। क्या पूछ रहे हैं? जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताए। तो इनके एक अफसाने का नाम है रात के मुसाफिर। ठीक है, क्या नाम है उनके एक अफसाने का? नाम क्या है? रात के मुसाफिर। आगे आइए, जिलानी बानो के 2 अफसाने का नाम बताए। तो पहला है ऐवान गज़ल और दूसरा है बारिश संग। क्या है? पहला ऐवान गज़ल और दूसरा बारिश संग। आगे देखिए, अफसाना परआमिस का मरकजी किरदार कौन है? यानी अफसाना परआमिस जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, पूछ रहे किसके चैप्टर नंबर परआमिस का मरकजी किरदार कौन है, यानी किसके किरदार को बयान किया गया है? तो अफसाना परआमिस का मरकजी किरदार जो है ये अम्मू है, यानी अम्मू के किरदार को इस अफसाना के अंदर बयान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, परआमिस अफसाना के 2 किरदार के नाम बताए। पहला है हमीद और दूसरा है जमशेद। क्या है? पहला है हमीद और दूसरा क्या है? जमशेद। ठीक है, आगे आइए, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? यानी पूछ रहे हैं कि कैंसर का जो मर्ज है किसके सारे बदन में फैल गया था? तो कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था, जिसकी वजह से अम्मू बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। ठीक है, परआमिस का मरकजी किरदार भी अम्मू है और कैंसर का सारा पूरे बदन में मर्ज जो है अम्मू को फैल गया था। आगे देखिए, ख्वाजा बी कौन थी? मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव के अंदर भी, ख्वाजा बी जो थी ये अम्मी के खादिमा थी। ठीक है, आगे आइए, ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया था? यह बात किसने कही? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया, यह बात बेबी ने कही थी। कौन कही थी ये बात? बेबी ने कही थी। आगे देखिए, अम्मू अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? यानी अपने अम्मू ने अपने बेटे से किस चीज के बारे में कहा था, यानी का प्रॉमिस लिया था? तो अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधे देने को कहा था। यानी अम्मू ने अपने बेटे से कहा था, चारों बेटे जब हम मर जाए तो मेरे मरने के बाद मेरे चारों बेटा मिलकर मेरे जनाजा को उठाना और मेरे जनाजा को कंधा देना, यही प्रॉमिस अम्मू ने लिया था। ठीक, आगे देखिए, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने कही थी? यानी जब अम्मू बीमार थी, उसके पूरे बदन के अंदर कैंसर का मर्ज फैल गया था, तो कहा अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है बड़ी बहू जो उनके थी नजा की आलम में कही थी अम्मू से। यानी अम्मू का बिल्कुल आखिरी वक्त था, उस वक्त उनके बड़ी बहू ने कही थी अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। ठीक, आगे आइए, अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया था? ये जो है सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर के सवाल आपसे किए जाएंगे। कितने नंबर के? मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर का, और ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है जो 3 नंबर के होंगे। तो क्या पहला, अम्मू अब बेटों ने उनकी मौत के वक्त क्यों साथ नहीं दिया? तो अम्मू बिस्तर पर अलालत पर पड़ी हुई थी, कैंसर का और उनके सारे जिस्म में फैल गया था, गोया के
अम्मू मौत के आगोश में है। हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया तीनों बेटे ने अपने अहलो अयाल के साथ अम्मू के इस ख्वाहिश को पूरे करने के लिए आए थे कि मां के जनाजे को कंधे देंगे, मगर मां की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कंधा देने वाला उसका आखिरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। बाकिया बेटा भी महदूद वक्त के लिए आकर आए थे और मां की मौत पर ताखीर देखकर वापस लौट गए। इसी तरह मां की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया। क्या पूछ रहे, अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त क्यों साथ नहीं दिया? यानी एक बेटा हिंदुस्तान में रहता था जो सियासत में मसरूफ था और 3 बेटा अमेरिका में था। यानी अम्मू का जब वक्त आखिरी आ गया तो सब बेटा छुट्टी लेकर आए, लेकिन वो इंतजार में थे कि अम्मू अब मरे तब मरे, लेकिन अम्मू नहीं वफात की। सब बेटा चले गया। जब सब बेटा चले गया तो तब उसकी अम्मू का इंतकाल हुआ और जो छोटा बेटा जो था उनका सियासत में था वो भी अम्मू सियासत में मसरूफियत की वजह से वो भी अम्मू के जनाजे में शरीक नहीं हो सका था। ठीक, आगे देखिए, अम्मू के चारों बेटे के नाम और उनके काम। क्या पूछ रहे, यानी अम्मू के जो 4 बेटे थे उनका नाम क्या है और उनका काम क्या है? देखिए, उनके चारों बेटों के नाम, पहले का नाम है खुर्शीद, दूसरे का रशीद और तीसरे का जमशेद और चौथे का हमीद। क्या है, पहले बेटे का नाम खुर्शीद है और दूसरे बेटे का नाम रशीद और तीसरे बेटे का जमशेद और चौथे बेटे का नाम क्या है? हमीद। ठीक है, उनमें खुर्शीद जो था वो शिकागो में डॉक्टर थे और रशीद भी अमेरिका में इंजीनियर थे और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। यानी 3 बेटा, एक बेटा डॉक्टर और 2 बेटा इंजीनियर था इनका। ठीक है, और छोटा गरीब पर रहता था, वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए सियासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकजी हुकूमत में वजीर भी ये बन गया था। ठीक है, आगे आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल थे मैंने आप तमाम बच्चों को बता दिया। अगर आप तमाम बच्चों को कोई चीज समझ में ना आए तो वो कमेंट कर आप बाज़ाब्ता तौर पर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही आसान और सहल अंदाज में और आप तमाम बच्चों को समझाया जाएगा। और आखिर में तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जेटी एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन साथियों तक भेजे जो अब तक उर्दू नहीं पढ़े हैं या जो अभी जिनके पास पैसा ना होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सके और आने वाले जो बोर्ड के 2027 के इम्तिहान है उस इम्तिहान में अच्छे और बेहतर नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।